Hello everyone, this is Siddharth and welcome to my channel Siddharth in UPSC। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस की क्लास 11 की एनसीईआरटी जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उसका दूसरा चैप्टर टाइटल्ड राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अबाउट मी, सो छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ। मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। बैचलर्स मैंने करी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फ्रॉम पुणे एंड देन मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इन पास्ट आई वर्क विद यूनेस्को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड यूनिसेफ। और मैं सिविल्स की प्रिपरेशन भी कर चुका हूँ, ऑल्दो आई कुड नॉट क्लियर द एग्ज़ाम। और अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या फिर कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहते हो तो ये है मेरा ईमेल एड्रेस। नाउ कमिंग टू माई अप्रोच, देखो मेरी वीडियोस में फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखेंगे, कोई ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, फोकस सिर्फ अपने टॉपिक पर होगा। नाउ वाइल एक्सप्लेनिंग स्क्रीन पर कुछ कंटेंट डिस्प्ले नहीं होगा अनलेस ऑफ कोर्स इट्स अ डायग्राम और अ मैप जिसके थ्रू मुझे आपको कुछ समझाना हो। आई वॉन्ट यू टू लिसन एंड अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्ब एज मच एज पॉसिबल इंस्टेड ऑफ रीडिंग द कंटेंट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। इनफैक्ट अगर आप स्क्रीन की तरफ देख भी नहीं रहे, इसे अपनी आइज़ क्लोज करके बैठ के सुन रहे हो और एब्जॉर्ब करने में फोकस कर रहे हो तो यू वोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग बिकॉज देयर विल बी नथिंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। सो द बेस्ट वे टू यूटिलाइज दिस वीडियो इज़ कि आप अपनी आंखें बंद करो, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनो और कोशिश करो उसको अपने दिमाग में बैठाने की। ठीक है। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर वीडियो में मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगा उसके शॉर्ट नोट्स आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट नोट्स का लिंक होगा जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो आपके लिए ऑलरेडी करके दे रहा हूँ। इसलिए जब मैं किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँगा तो प्लीज़ पेन और पेपर लेके मत बैठना। थर्ड, जो नोट्स हैं वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में बनाए गए हैं, यानी कि पूरा कंटेंट छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर्ड है। अब ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में बनाए गए हैं ताकि आपको इनको रिवाइज करने में ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है। ना फोर्थ, हर टॉपिक के नोट्स के साथ एक रिकॉल लिस्ट भी बना रखी है ताकि आप RRR मेथड विच इज़ द रिकॉल रिवाइज रिकॉल मेथड या फिर एक्टिव रिकॉल मेथड उसको यूज़ कर सको अपनी रिविजन के लिए। ये मेथड मैं आपको बताऊं कि ये मेथड वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड्स माना जाता है रिविजन में। अब इसको कैसे करना है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लास्टली, आपको बुक्स से रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने वर्ड बाय वर्ड बुक्स से पढ़ के आपको टॉपिक समझा रहा हूँ और नोट्स उसके दे रहा हूँ। आई एम मेकिंग श्योर कि ऐसा कुछ ना हो कि जो आपके प्रीलिम्स या मेंस में रेलेवेंट हो और मैंने उसको कवर ना किया हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको खुद से वो टॉपिक बुक से रीड करना चाहिए तो वो आपका डिसीजन है। मैं एडवाइस करूँगा कि शायद इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आफ्टर गोइंग थ्रू माई वीडियो ऑन अ टॉपिक आप उस टॉपिक को फटाफट से स्किम कर लो थ्रू द बुक। इट वोंट टेक यू मच टाइम। इनफैक्ट अगर आप उसको बुक से पढ़ोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जितना भी उस टॉपिक में रेलेवेंट कंटेंट है वो सब मैंने अपने वीडियो में कवर कर रखा है। सो जिस तरह से मैंने ये अप्रोच डिज़ाइन की है ये आपकी बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा समय बचा लेगा और ये बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है आपके लिए। इसलिए अगर आप मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट फॉलो करते हो तो मैं आपको बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में लेके आ सकता हूँ एज़ फार एज़ योर यूपीएससी प्रिपरेशन इज़ कंसर्न्ड। ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो ऑन अ डेली बेसिस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते टू देयर यूपीएससी प्रिपरेशन। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट द होल यूपीएससी जीएस सिलेबस, मेंस और प्रीलिम्स दोनों का, एंड मे बी पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल एज वेल। सो बी विद मी इन दिस वंडरफुल जर्नी। सो विल स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन। जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सब पॉइंट्स इस चैप्टर में हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं और हम ये सब पॉइंट्स वन बाय वन कवर करेंगे इस वीडियो में। सो
कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ दैट ऑफ राइट्स। देखो, राइट्स टू पीपल एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो एक डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया, राइट्स किसी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि राइट्स इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं एक डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर द फाइनल पावर और द सोर्स ऑफ ऑल पावर इज़ विद द पीपल or the common man. Now, why rights are important part of democracy? It is because rights act as limits to the government. Rights make sure that government does not act arbitrarily against its citizens. ठीक है? इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स के पास पावर होती है। अब ये सिटीजन्स ने पावर गवर्नमेंट को हैंड ओवर करी है कि भाई आप सोसाइटी को या कंट्री को गवर्न करो, और ये पावर दी गई है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सिटीजन्स ये नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट उस पावर का इस तरह से इस्तेमाल करे कि उस कंट्री के सिटीजन्स के ही अगेंस्ट जाए, और ये चीज़ इंश्योर करता है सेट ऑफ राइट्स जो ईच सिटीजन के पास होते हैं इन अ डेमोक्रेसी। Therefore, in a democracy, it is very crucial that the government does not end up acting arbitrarily against its citizens. और इसके लिए गवर्नमेंट की पावर पर और उस पावर की यूटिलाइजेशन पर लिमिट्स लगाने की ज़रूरत है, और ये लिमिट्स आती हैं थ्रू राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू ईच इंडिविजुअल। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाई राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, ठीक है। आप इसलिए देखोगे कि जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं इन अ वर्ल्ड, उनको अपने अपने लोगों को एक सेट ऑफ राइट्स उन्होंने दे रखे, ठीक है। अच्छा, ये जो सेट ऑफ राइट्स होते हैं ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद इनको प्रोटेक्ट करता है। ये जो सेट ऑफ राइट्स होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही एंश्राइंड होते हैं, मेंशन्ड होते हैं। अब देखो, गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप लेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय द जुडिशरी, बाय द कोर्ट्स। तो गवर्नमेंट हैज़ नो ऑप्शन बट टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर ये सेट ऑफ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है तो गवर्नमेंट को इनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकती। इसलिए अगर ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ही एंश्राइंड हैं इंस्टेड ऑफ कि किसी लॉ में, तो गवर्नमेंट इनको ट्रेस पास नहीं कर सकती, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय मेंशनिंग देम विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो अगर गवर्नमेंट को कल को इन राइट्स को चेंज करना पड़ा तो गवर्नमेंट ये कर सकती है, लेकिन उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे, विच इज़ डन थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई राइट आपको गवर्नमेंट एक ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू देती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो वो राइट को हटाया भी जा सकता है उस लॉ को मॉडिफाई या रिमूव करके, या फिर एक नया लॉ ला के, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करता है, और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस एक सेट ऑफ राइट्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेट ऑफ राइट्स है। इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। नाउ वाई फंडामेंटल जो वर्ड है वो इन राइट्स की इम्पॉर्टेंस दिखाता है कि भाई ये राइट्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में सबसे इम्पॉर्टेंट राइट्स हैं। इनफैक्ट ये राइट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि इन राइट्स को सेपरेटली लिस्टेड किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अलग से इनको मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में। देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इन सब पार्ट्स में से जो 3rd पार्ट है वो पूरा फंडामेंटल राइट्स का है। इन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट करने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट इनको वायलेट नहीं कर सकती। और तो और, अपार्ट फ्रॉम मेंशनिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर प्रोटेक्शन। इसी पार्ट में एक प्रोविजन है विच इज़ अंडर आर्टिकल 32, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ से डील करता है। यानी कि इस प्रोविज़न में, इस आर्टिकल 32 में इन फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की गई है।
देखो ये फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और इसलिए गवर्नमेंट इनको ट्रेसपास या वायलेट नहीं कर सकती। लेकिन अगर बाय चांस गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्शन लेती है जिससे ये राइट्स वायलेट हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन से डील करने का भी इंतज़ाम किया गया है आर्टिकल 32 के थ्रू। और इस आर्टिकल में दिया क्या गया है, अगर कोई राइट्स वायलेट होते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन कैसे होगी। ये काम है जुडिशरी का, इंडिया के कोर्ट्स का। इन अदर वर्ड्स, जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल फ्रॉम एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। जुडिशरी किसी भी ऐसे गवर्नमेंट के एक्शन को जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, ऐसे एक्शन को नल एंड वॉइड या फिर इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। इनफैक्ट नॉट जस्ट फंडामेंटल राइट्स, कोई भी और प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर वायलेट होता है थ्रू सम एक्शन बाय लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ऐसे एक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया की लेजिस्लेचर यानी कि इंडियन पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास करती है जिससे अनटचेबिलिटी वैलिड कर दी जाती है, तो ये लॉ वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है अबाउट अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी। इसलिए जुडिशरी इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, जिससे ये लॉ की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से इंडिया के जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स को और इंश्योर करती है कि ये राइट्स इम्प्लीमेंट हों। और इन अ सिमिलर मैनर जुडिशरी ना ही सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को बट कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी प्रोविजंस को भी प्रोटेक्ट करती है। यानी कि कोई एक्शन गवर्नमेंट का किसी और प्रोविजन आउटसाइड द फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तब भी जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है। Therefore, judiciary is the protector or custodian of the fundamental rights as well as the Indian Constitution as a whole. अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो सेक्शन है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ पे राइट्स मेंशन हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेक्शन है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस सेक्शन को बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। देयरफॉर ये बिल ऑफ राइट्स लोगों को कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट के एक्शन लेने के स्कोप को लिमिट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट इन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। और ये बिल ऑफ राइट्स एक रेमेडी भी इंश्योर करता है इन केस दीज राइट्स आर वायलेटेड। नाउ as this bill of rights makes sure that the government does not act in an arbitrary manner, this bill of rights is considered as cornerstone of democracy। ठीक है। अच्छा, यूजुअली राइट्स को प्रोटेक्शन मिलने किससे चाहिए? क्या सिर्फ गवर्नमेंट से? क्या सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो इन राइट्स को वायलेट कर सकती है? नहीं, इन राइट्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए फ्रॉम 3 सोर्सेस। पहला हो गया गवर्नमेंट, दूसरा हो गया इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल भी तो किसी और इंडिविजुअल के राइट्स को वायलेट कर सकता है ना। और तीसरा हो गया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे फंक्शन कर सकती है या फिर कोई ऐसा एक्शन ले सकती है जिससे इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। देखो, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना, विच मीन्स गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर कि फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उनका वायलेशन ना हो। अगर वायलेशन होता है तो जुडिशरी विल कम इनटू पिक्चर। ठीक है। नाउ पहले तो गवर्नमेंट हैज़ टू मेक श्योर कि वो खुद इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करे। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट हैज़ टू मेक श्योर कि कोई इंडिविजुअल या फिर कोई और एंटिटी, कोई प्राइवेट एंटिटी जैसे कि सम प्राइवेट कंपनी किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करे। ये गवर्नमेंट को इंश्योर इसलिए करना है क्योंकि गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग द स्टेट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क सोसाइटी के लिए बनाया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क सोसाइटी में इस्टेब्लिश हो और सोसाइटी उसी फ्रेमवर्क में रहकर फंक्शन करे, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन अदर वर्ड्स, गवर्नमेंट का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करना या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना। एंड फॉर दिस रीज़न गवर्नमेंट को ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि लोगों के राइट्स वायलेट ना हो बाय सम इंडिविजुअल और सम प्राइवेट एंटिटी।
देयरफॉर गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि वो खुद इन राइट्स को वायलेट ना करे और कोई इंडिविजुअल या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इन राइट्स को वायलेट ना करे। और अगर वायलेशन होता है बाय द गवर्नमेंट और सम प्राइवेट इंडिविजुअल और सम प्राइवेट एंटिटी, तब जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स विल कम इनटू प्ले टू रीस्टोर दीज वायलेटेड राइट्स। इसलिए जुडिशरी इज कंसिडर्ड एज द प्रोटेक्टर एंड कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। सो ओनली प्रोविजंस ऑफ राइट्स और मेंशनिंग ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इक्वली इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर इम्प्लीमेंटेशन, कि ये राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कौन करेगा, और अगर वायलेशन होता है तो उसकी रेमेडी कैसे मिलेगी। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर राइट्स। जो राइट्स लोगों को दिए जाते हैं और जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं होते, उन राइट्स को बोलते हैं ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। ये जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स होते हैं, दीज आर एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। एक नॉर्मल लॉ के थ्रू इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जब ये लॉ एनफोर्स होता है तो ये राइट्स एनफोर्स होते हैं। और सिमिलरली इन राइट्स को चेंज किया जा सकता है या फिर रिमूव किया जा सकता है बाय ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस, जिसमें एक नया लॉ लेकर आ गए, जिसको पास किया थ्रू ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसीजर, और जो रिप्लेस करेगा पुराने लॉ को। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, दीज आर डायरेक्टली प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर एनफोर्स्ड विद द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए कोई लॉ की ज़रूरत नहीं है। विद एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड हैं, ये भी एनफोर्स हो जाते हैं। और इन फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने का भी थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस होता है। इनफैक्ट एक ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है व्हेन कंपेयर टू ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है। सो दैट्स हाउ फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। अच्छा, अब जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स। एब्सोल्यूट मतलब कि हर सिचुएशन में लागू होना। ठीक है। यानी कि कोई लिमिट ना होना इनके इम्प्लीमेंटेशन पर, ये होता है एब्सोल्यूट का मतलब। अब जब मैं कह रहा हूँ कि ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते, इसका मतलब ये है कि दीज राइट्स इसका मतलब ये है कि देर आर लिमिटेशंस टू दीज राइट्स। ये लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है विद ईच राइट। जैसे कि एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। आपको अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम है। देखो, जैसे कि एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। आपको अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम है, लेकिन दिस राइट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। ये जो पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी है, ये इस राइट की लिमिटेशंस है। यानी कि लोग अपने रिलीजन को प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, लेकिन बिना थ्रेट पहुंचाए टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। अगर पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ या मोरालिटी थ्रेटन होती है ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, तो फिर गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन टू कर्ब सच प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। ठीक है। अब एक एक करके फंडामेंटल राइट्स देखते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हालांकि सभी फंडामेंटल राइट्स कवर्ड हैं, लेकिन ये राइट्स बहुत ब्रीफ में है, बहुत छोटे में कवर्ड है, बहुत शॉर्ट में कवर्ड है। इसलिए इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में मैं उतना ही डेप्थ में जाऊंगा जितना इस चैप्टर में दिया हुआ है। बाकी जब हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर कवर करेंगे फ्रॉम लक्ष्मीकांत, तब इसमें हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। ठीक है।
So we are done with the first part, which is that of rights. Now coming to the second part of this chapter, which is right to equality. देखो, जो राइट टू इक्वालिटी है वो है फर्स्ट फंडामेंटल राइट जो हमें डिस्कस करना है. अब ये राइट टू इक्वालिटी में 5 तरह के राइट्स आते हैं. पहला तो हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि भाई लॉ के आगे सब लोग इक्वल हैं, सबके लिए लॉ एक बराबर है. या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सबको लॉ इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, दैट इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ये हो गया पहला एस्पेक्ट इक्वालिटी का, जो आता है आपके आर्टिकल नंबर 14 में. अब दूसरा और तीसरा एस्पेक्ट जो कि आता है आपके आर्टिकल नंबर 15 और 16 में, ये है नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू इनजस्टिस and absence of discrimination in treatment means equal treatment, which is basically equality. देखो, अगर आप किसी एक इंडिविजुअल या फिर किसी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रेफर करते हो ओवर अदर ग्रुप, देन दिस इज डिस्क्रिमिनेशन एंड दिस इज इनजस्टिस टुवर्ड्स द अदर ग्रुप जिसके अगेंस्ट आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो. अब ये डिस्क्रिमिनेशन आपका हो सकता है, से सपोज किसी पब्लिक प्लेस के एक्सेस के लिए, जैसे कि किसी पर्टिकुलर पब्लिक प्लेस से करोल बाग इन दिल्ली, वहाँ पर अगर सपोज सिर्फ हिंदूज आना ही अलाउड है और किसी भी रिलीजन के लोग नहीं आ सकते, सो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और ये इनजस्टिस होगा फॉर पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स. ठीक है. या फिर से सपोज किसी विलेज में एक कम्युनिटी वेल है, कुआं है, वहाँ पे ऐसा रूल लगा दिया कि सिर्फ अपर क्लास के लोग ही पानी पी सकते हैं. सो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. ठीक है. क्योंकि सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही उस वेल को एक्सेस कर सकते हैं, एंड दिस इज बेसिकली इनजस्टिस टू अदर कास्ट्स. ठीक है. और ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के बेसिस पे भी हो सकता है. ठीक है. सो डिस्क्रिमिनेशन ना ही सिर्फ पब्लिक प्लेसेस के एक्सेस पर, बट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर भी हो सकता है, कि भी किसी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, है ना. अच्छा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये इलीगल है ऑन 5 बेसिस, यानी कि 5 ग्राउंड्स हैं, 5 क्राइटेरियाज हैं ऑन बेसिस ऑफ विच ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. ये क्राइटेरियाज हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है. RRCSP. रिलीजन के बेसिस पर आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. ऐसे ही सेक्स या जेंडर के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. और ऐसे ही टोटल 5 क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो. और ये जो 5 चीज़ें हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. ठीक है. अच्छा, यू शुड नो दैट डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इन 5 क्राइटेरियाज के बेसिस पर नहीं हो सकता. यहाँ पे मैं सिर्फ वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ. सिर्फ इन 5 क्राइटेरियाज, यानी कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, सिर्फ इन 5 क्राइटेरियाज पर नहीं हो सकता. यानी कि बाकी किसी और क्राइटेरिया पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है इन 5 को छोड़कर. ठीक है. अब जो नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन है वो तो आपका आर्टिकल 15 कवर करता है, और आर्टिकल 16 कवर करता है डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. और दोनों आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में सेम ये 5 क्राइटेरियाज दे रखे हैं जिनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. सो ये तो हो गया आपका दूसरा और तीसरा एस्पेक्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी. अब कमिंग टू फोर्थ एस्पेक्ट, विच इज़ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना ही अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन है. डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द लोअर कास्ट, जिसके अगेंस्ट ये प्रैक्टिस किया जाता है या फिर प्रैक्टिस किया जाता था. सो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेट अवे अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को अबॉलिश करता है. ठीक है. और राइट टू इक्वालिटी का 5th एंड लास्ट एस्पेक्ट हो गया अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. अब देखो, इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश राज में या फिर इवन ब्रिटिश राज से पहले इंडिया में टाइटल्स दिए जाते थे बाय द गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल, ब्रिटिश राज में सर का टाइटल दिया जाता था. ये तो ब्रिटेन में इनफैक्ट अभी भी होता है. अगर ऐसे टाइटल्स स्टेट या फिर गवर्नमेंट देती है किसी इंडिविजुअल को,
तो इससे क्या होता है कि उस इंडिविजुअल को बेटर स्टेटस मिलेगा ओवर अदर इंडिविजुअल्स। सो यहाँ पे वायलेट हो रहा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अमंग इंडिविजुअल्स का कंसेप्ट। हाँ, हालांकि यहाँ पर दो एक्सेप्शंस हैं। जो इंडियन स्टेट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो टाइटल्स दे सकती है दो फील्ड्स में। पहला हो गया मिलिट्री और दूसरा हो गया अकाडमिक फील्ड में, ठीक है। सो ओवरऑल अगर राइट टू इक्वालिटी देखें तो ये प्रमोट करता है इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इट्स सिटीजन्स, and this equality is prerequisite to a successful democracy. This means कि जो इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट कर रहा है, ऐसी इक्वालिटी जो मैंने आपको बताया लॉ में, अपॉर्चुनिटी में, स्टेटस में एक्सेट्रा, ये होना बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। क्योंकि अगर ये इक्वालिटी नहीं होगी, अगर सिटीजन्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा ऑन सम बेसिस, तो फिर citizens won't be in a position to enjoy their rights. And when citizens cannot enjoy their rights in a democracy, तो फिर उन राइट्स के होने का फ़ायदा क्या है? और अगर राइट्स के होने का फ़ायदा नहीं है तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिटीजन्स के पास राइट्स होना और सिटीजन्स को उस पोजीशन में होना कि वो उस राइट्स को एंजॉय कर पाएँ, दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अच्छा, इक्वालिटी का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी है, जिसमें दो तरह की इक्वालिटी की बात की गई है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का एग्जांपल तो मैंने आपको बताया अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में, जहाँ पे स्टेट किसी सिटीजन को कोई ऐसा टाइटल नहीं देगा जिससे कि उसका स्टेटस बढ़ जाए, विच इज़ अगेंस्ट इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है जब ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी enjoy equal opportunities, सबको सिमिलर नेचर एंड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अब ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का प्रिंसिपल पॉसिबल है जब सोसाइटी में इक्वालिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस हो, यानी कि सभी सेक्शंस के सर्कमस्टांसेस एक जैसे हों। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ कि कल को यूपीएससी के एग्ज़ाम में रिजर्वेशन का सिस्टम हट जाता है, रिमूव हो जाता है, और सबके लिए सभी सीट्स ओपन हैं, यानी कि कोई भी कैंडिडेट चाहे जिस भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का हो, वो सभी सीट्स के लिए एलिजिबल है। कोई भी सीट्स किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए रिजर्व्ड नहीं है। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि भाई सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू क्लियर द एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन क्या ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का सिस्टम इनफ है? चलो देखते हैं। देखो, इस एग्ज़ाम के लिए एक जनरल कैटेगरी का बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, वो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। वो कोचिंग भी ले सकता है, वो बुक्स भी खरीद सकता है, वो दिल्ली में भी रहना अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक और बच्चा से एसटी कैटेगरी में आता है, अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोचिंग ले सके, बुक्स खरीद सके या फिर दिल्ली में रहना अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो अब हालांकि दोनों बच्चों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम निकालने की, क्योंकि कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन क्या दोनों बच्चे सच में इक्वल पोजीशन पर हैं? नहीं। एक बच्चा अपने बैकग्राउंड की वजह से डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर है, ये या फिर ये बोल सकते हैं कि एक बच्चे के सर्कमस्टांसेस ख़राब हैं दूसरे बच्चे के सर्कमस्टांसेस से, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, there is inequality of circumstances, and due to inequality in circumstances there is no use of equality of opportunity. कोई भी दो लोग जिनके सर्कमस्टांसेस इक्वल नहीं है, उनको अगर एक ही सिमिलर अपॉर्चुनिटी दे दी जाए तो ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं कहलाएगा। अगर सेम अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तो फिर सर्कमस्टांसेस भी सेम होने चाहिए। So the government has to first somehow address inequality of circumstances, or should compensate this inequality in some manner. So to compensate on socio-economic or educational inequalities or inequality in social, economic and educational circumstances of various sections of the society,
there are some reasonable restrictions on right to equality, which enable the government to implement some special schemes which in turn can improve the conditions or circumstances of the backward or disadvantageous sections of the society. जैसे कि राइट टू इक्वालिटी में एक्सेप्शंस दी गई हैं फॉर चिल्ड्रन, वुमेन एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. सो गवर्नमेंट ऐसा लॉ लेकर आ सकती है जो कि इन सेक्शंस की तरफ थोड़ा सा बायस्ड हो, ताकि इन सेक्शंस के सर्कमस्टांसेस इम्प्रूव हो सके एंड एट द सेम टाइम जो डिसएडवांटेज इन सेक्शंस का है ड्यू टू देयर सर्कमस्टांसेस वो भी कंपनसेट हो सके. अच्छा, ये भी गवर्नमेंट कर सकती है कि अपॉर्चुनिटी का एक्सेस थोड़ा अनइक्वल कर दे, थोड़ा सा टिल्ट कर दे ऑन द साइड ऑफ द डिसएडवांटेजियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इससे कुछ हद तक उस सेक्शन के बैकवर्ड सर्कमस्टांसेस कंपनसेट हो जाते हैं. इन अदर वर्ड्स, इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे इन अ वे जिससे इनइक्वालिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस का इशू एड्रेस हो. जैसे एग्जाम्पल फॉर सच एक्सेप्शन हो गया रिजर्वेशन का. Reservation in jobs as well as educational institutions. Due to this provision, government कुछ seats educational institutions और employment में reserve कर सकती है for some sections of the society so as to compensate for their circumstances as well as improve their circumstances. अब देखो इस एग्जाम्पल में रिजर्वेशन के थ्रू inequality in opportunity हो रही है in the favor of disadvantageous sections of the society, क्योंकि इस सेक्शन के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं और ये इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी कंपनसेट करेगी इनइक्वालिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस हैं ऑफ द रिजर्व्ड सेक्शन वो ज़्यादा ख़राब हैं व्हेन कंपेयर टू अदर सेक्शंस. तो ये जो डिसएडवांटेज है टू द बैकवर्ड सेक्शन इन टर्म्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, इसको कंपनसेट किया बाय गिविंग दिस सेक्शन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी. अब एट द सेम टाइम दिस विल ऑल्सो लीड टू बेटरमेंट ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन. ठीक है. और ये जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मैंशनड है कि सच एनेबलिंग प्रोविजंस आर नॉट इन वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी. दैट मीन्स कि ये जो एनेबलिंग प्रोविजंस दिए गए हैं गवर्नमेंट को, जैसे कि रिजर्वेशन इज एन एनेबलिंग प्रोविजन, इन प्रोविजंस को राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन कंसिडर नहीं कर सकते. ठीक है. गवर्नमेंट अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इन एनेबलिंग प्रोविजन से एम्पावर कर रही है जिसके सर्कमस्टांसेस उतने अच्छे नहीं हैं जितने बाकी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के हैं, तो इस एम्पावरमेंट से उस सेक्शन के सर्कमस्टांसेस इम्प्रूव होंगे और एक डिसएडवांटेज सेक्शन के पास जो है ड्यू टू देयर सर्कमस्टांसेस वो भी कहीं ना कहीं एड्रेस होगा टू सम एक्सटेंट. एंड दैट्स हाउ इक्वालिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो कि एक प्री रिक्विजिट है टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो अचीव होगा. देयरफॉर सच एनेबलिंग प्रोविजंस आर विद इन द स्पिरिट ऑफ राइट टू इक्वालिटी एंड देयरफॉर these provisions do not violate right to equality. ठीक है. So this is right to equality. Now coming to right to freedom. इस राइट में कई सारे राइट्स आते हैं जो मैं एक बार लिस्ट डाउन कर देता हूँ आपके लिए. ये हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, freedom to form associations or unions, freedom to move freely throughout territory of India, freedom to reside or settle in any part of India, freedom to practice any profession or occupation, protection with respect to conviction of offences, right to life and personal liberty, right to education, and protection against arrest and detention. अब पहले तो लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी होता है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन. आपके पास लिबर्टी होने का मतलब है कि आपके पास फ्रीडम है टू थिंक, टू एक्सप्रेस एंड टू एक्ट. ठीक है. और ये फ्रीडम्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम में प्रोवाइडेड है. लेकिन क्या इतनी फ्रीडम होना ठीक है? शायद नहीं, क्योंकि से सपोज आपके पास फ्रीडम है टू एक्ट. ठीक है.
अब आप इस फ्रीडम को यूज़ करके किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हो, या फिर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो अगेंस्ट सम इंडिविजुअल। तो उस इंडिविजुअल का अ, जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें अनटचेबिलिटी बैंड है, वो राइट तो उसका हार्म हुआ ना, वो तो उसका नुकसान हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी फ्रीडम को इस तरह से यूज़ करते हो जिससे सामने वाले इंसान को हार्म हो, जिससे सामने वाले इंसान अपने राइट को एंजॉय ना कर पाए, ठीक है। देयरफॉर देयर हैज़ टू बी सम रिस्ट्रिक्शन ऑन लिबर्टी और फ्रीडम विच अ पर्सन कैन एंजॉय। ये लिबर्टी या फ्रीडम एक इंडिविजुअल को इतनी मिलनी चाहिए कि अदर पीपल शुड नॉट बी इन अ पोजिशन वेयर दे कैनॉट एंजॉय देयर राइट्स। इसको बोलते हैं हार्म प्रिंसिपल, ठीक है। देयरफॉर अ पर्सन शुड एंजॉय हिज और हर फ्रीडम to such an extent that other people are also able to enjoy their freedom as well as other rights. Not only this, the person should enjoy his or her freedom to such an extent कि it does not endanger the law and order or security situation in the society. ठीक है। सो दो रीजन्स ड्यू टू विच फ्रीडम ऑफ अ पर्सन पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। एक तो ये कि और लोग अपनी फ्रीडम और बाकी राइट्स को एंजॉय कर सकें, और दूसरा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने, ठीक है। सो ये जो मैंने आपको राइट टू फ्रीडम में राइट्स बताए थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to reside or settle in any part of India, freedom to practice any profession or occupation. इन सब राइट्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि इन फ्रीडम्स को लिमिट किया जा सके, सो दैट बाकी लोगों को इश्यू ना हो और लॉ एंड ऑर्डर का कोई थ्रेट ना बने, ठीक है। Now, coming to another right, which within the right to freedom, which is right to life and personal liberty. ये right आता है आपका आर्टिकल 21 के अंडर। This right is also considered as most important right within the right to freedom, ठीक है। According to this right, no citizen can be denied life and personal liberty except by procedure laid by law. मतलब कि हर सिटीज़न को अपनी लाइफ जीने का और अपनी पर्सनल लिबर्टी को एंजॉय करने का पूरा हक है, और गवर्नमेंट सिर्फ तभी इस राइट को छीन सकती है जब ऐसी कंडीशन या सर्कमस्टांसेस क्रिएट हों जिनमें लॉ परमिट करता है गवर्नमेंट को ऐसा एक्शन लेना, और गवर्नमेंट फॉलो करे उन प्रोसीजर्स को जो कि लॉ में इंश्राइंड हैं while taking such actions. Therefore, government arbitrarily किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकती। गवर्नमेंट को जब लॉ और लॉ में इंश्राइंड प्रोसीजर परमिट करेगा, गवर्नमेंट सिर्फ तभी ऐसा एक्शन ले सकती है। से फॉर एग्जाम्पल, नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट द रिक्वायर्ड प्रोसीजर इंश्राइंड विद इन द लॉ। किसी को अरेस्ट करना टेक्स अवे पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन हु इज अरेस्टेड। नाउ गवर्नमेंट या इन दिस केस पुलिस को अरेस्ट करते हुए पहले तो लेजिटिमेट ग्राउंड्स या फिर लेजिटिमेट रीजंस चाहिए अरेस्ट करने के लिए, और जब पुलिस के पास ये वैलिड रीजंस होंगे टू अरेस्ट, ऐसे रीजंस जिनके ऊपर लॉ परमिट करे पुलिस को किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करने के लिए, only then police can arrest, but at the same time जो लॉ में प्रोसीजर हैं अरेस्ट से रिलेटेड, पुलिस को वो प्रोसीजर भी फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि वैलिड रीजंस फॉर अरेस्ट प्लस वैलिड प्रोसीजर्स फॉलो करना, ठीक है। जैसे कि पुलिस हैज़ टू टेल द पर्सन द ग्राउंड्स ऑन विच ही और शी हैज़ बीन अरेस्टेड, and the government should provide the right to the arrested person to defend himself or herself in the court by a lawyer of his or her choice. Also, within 24 hours of arrest, the police must take the arrested person to the nearest magistrate office.
ये प्रोसीजर है लॉ में रिलेटेड टू अरेस्ट, और पुलिस को ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर पुलिस ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करती वाइल अरेस्टिंग समवन, या फिर अरेस्ट के वैलिड रीजंस नहीं प्रोवाइड करती, तो फिर सच एक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन अगर पुलिस वैलिड रीजंस पे अरेस्ट करती है और सभी प्रोविजंस या फिर सभी प्रोसीजर्स जो लॉ में दिए गए हैं उन सबको फॉलो करती है, तो इसको वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में कंसिडर नहीं किया जा सकता। देयरफॉर life and personal liberty can only be taken away when it is according to procedure provided in law or procedure established by law। अच्छा, इस राइट का स्कोप सिर्फ लाइफ या पर्सनल लिबर्टी तक लिमिटेड नहीं है। इस राइट का स्कोप विद टाइम इंक्रीज हुआ है, और ये इंक्रीज हुआ है थ्रू वेरियस जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू इट्स जजमेंट्स या फिर थ्रू इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस राइट ये इस्टेब्लिश किया है कि दिस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि लिविंग विदाउट फेसिंग एनी एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमन डिग्निटी कब मेंटेन होती है? ये तब मेंटेन होती है जब एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड भी डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने एज पार्ट ऑफ दिस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, as no one can enjoy life without a means of living or livelihood। अच्छा, राइट टू फ्रीडम में एक कंसेप्ट मेंशन है विच इज दैट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। नाउ व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स अरेस्टिंग और डिटेनिंग अ पर्सन नॉट फॉर एन ऑफेंस बट apprehension that he or she is likely to commit an offense। मतलब कि एक इंडिविजुअल ने अभी तक कोई ऑफेंस या क्राइम किया नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि वो ये क्राइम करे इन फ्यूचर, तो उससे पहले ही उसको डिटेन कर लो ताकि वो क्राइम जो कि फ्यूचर में हो सकता है वो क्राइम ना हो। दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ टूल विद द गवर्नमेंट टू डील विद एंटी सोशल एलिमेंट्स हु कैन पॉसिबली थ्रेटन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और सिक्योरिटी सिचुएशन। जो लोग क्राइम कर सकते हैं इन फ्यूचर या फिर लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी सिचुएशन को ख़राब कर सकते हैं, उनको पहले ये डिटेन या अरेस्ट कर लो, ठीक है, सो एज टू प्रिवेंट सच थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी इंडिविजुअल को अरेस्ट करते हैं, लेकिन इसका जो अरेस्ट या डिटेंशन का प्रोसीजर है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है इन द केस ऑफ नॉर्मल अरेस्ट। जो नॉर्मल अरेस्ट होता है का प्रोसीजर होता है वो तो मैंने आपको अभी समझाया, लेकिन इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर 3 months मैक्सिमम। आफ्टर these 3 months एक एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू करेगा इस इंडिविजुअल का केस, और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि इसके डिटेंशन एक्सटेंड करनी है या फिर इस इंडिविजुअल को रिलीज़ कर दे, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास प्रिवेंटिव डिटेंशन का, इस ऑप्शन का गवर्नमेंट ने काफ़ी मिसयूज़ किया है इन पास्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में है, जिसकी गवर्नमेंट है, उसने एक ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर को डिटेन कर लिया, जो कि इस रूलिंग पार्टी को लग रहा है कि उनके लिए थ्रेट हो सकता है इन द अपकमिंग इलेक्शंस, और उस इंडिविजुअल को डिटेन करके रखा जब तक कि इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हो गए। सो दिस इज़ हाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन को गवर्नमेंट मिसयूज़ कर सकती है और किया भी है इन पास्ट फॉर अनजस्टिफाइड रीजंस। एंड विद दिस मिसयूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन बाय द गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हार्म हुआ है। इस राइट का वायलेशन हुआ है, क्योंकि जब कोई इंडिविजुअल डिटेन होता है तो उसकी पर्सनल लिबर्टी चली जाती है, और वो भी तब डिटेन हुआ जबकि उसने अब तक कुछ किया ही नहीं था, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हमेशा एक क्लाश रहता है, एक टेंशन रहती है बिटवीन प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी राइट टू फ्रीडम के अंडर राइट्स हैं उन सब पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। जैसे कि राइट टू जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है
वो है पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी की। मतलब कि एक इंडिविजुअल अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तब तक एंजॉय कर सकता है जब तक कि पब्लिक ऑर्डर, पीस या फिर मोरालिटी को थ्रेट ना हो सोसाइटी में। ऐसे ही फ्रीडम टू असेंबल पर रिस्ट्रिक्शंस है, विच इज पीपल कैन असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है। और ऊपर से गवर्नमेंट ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का असेंबल होना अनलॉफुल है इन सम एरियाज, इन सम सिचुएशंस। अब देखो, ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मिसयूज़ करे विद द इंटेंशन टू वायलेट फंडामेंटल राइट्स। गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली तो वायलेट नहीं कर सकती, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का एक्सक्यूज़ देकर गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्शन ले सकती है जो इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट एक पीसफुल प्रोटेस्ट डिनाई कर सकती है। अब पीसफुल प्रोटेस्ट करना तो लोगों का फंडामेंटल राइट में आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वेल एज राइट टू असेंबल पीसफुली, इन दोनों राइट्स में, ठीक है। इन दोनों राइट्स के थ्रू एक अ पर्सन कैन प्रोटेस्ट पीसफुली। लेकिन गवर्नमेंट उस पीसफुल प्रोटेस्ट को क्रश कर देती है या फिर इलीगल डिक्लेयर कर देती है ऑन ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लाइक थ्रेट टू सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर। So that's how government can misuse reasonable restrictions to violate fundamental rights of people. Now, how to deal with such misuse of reasonable restrictions by the government? देखो, पहले तो पीपल कैन अप्रोच कोर्ट्स फॉर इट, जुडिशरी को लोग अप्रोच कर सकते हैं। सेकेंड इज, लोगों को एक अवेयरनेस होनी चाहिए रिगार्डिंग देयर राइट्स, और लोगों को विजिलेंट रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए अबाउट हाउ गवर्नमेंट कैन पॉसिबली मिसयूज the reasonable restrictions to take away the rights. Third is, अगर जब गवर्नमेंट किसी राइट के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को मिसयूज़ करती है तो लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट होंगे अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द गवर्नमेंट, तो ऐसे चांसेस कि गवर्नमेंट फिर ऐसा कुछ ना करे इन फ्यूचर, ये चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग दोबारा सड़कों पे उतरें और प्रोटेस्ट करें। इसलिए गवर्नमेंट अवॉइड करेगी इन फ्यूचर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को मिसयूज़ करना टू वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन कर रहे थे, उनमें से कई ऐसे मेंबर्स भी थे जो कि सेटिस्फाइड नहीं थे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। इसके उन्होंने 2 रीजन्स दिए थे। पहला तो ये कि एवरी राइट इज़ फॉलोड बाय अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड दीज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन टेक अवे द राइट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, कि भाई आपने राइट तो दे दिया लेकिन उसके साथ में आपने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वो काफ़ी हद तक इस राइट को वापस ले लेती है। सेकेंड रीज़न है कि मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली न्यू कि गवर्नमेंट इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को मिसयूज़ कर सकती है टू वायलेट फंडामेंटल राइट्स, और वो सही भी थे। इंडिपेंडेंट इंडिया में गवर्नमेंट्स ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को मिसयूज़ किया है फॉर देयर ओन बेनिफिट, ठीक है। नाउ कमिंग टू राइट्स ऑफ एक्यूज्ड, ये राइट भी राइट टू फ्रीडम का हिस्सा है। एक्यूज कौन होता है? एक्यूज होता है वो पर्सन जिन पे नाम लगाया गया है कि भाई तूने कोई क्राइम कमिट किया है, लेकिन ये अभी प्रूव नहीं हुआ है। जब प्रूव हो जाएगा कि ये इंडिविजुअल ने क्राइम कमिट किया है तो ये पर्सन एक्यूज से गिल्टी हो जाएगा कि भाई दिस पर्सन इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। सो देयरफॉर एक्यूज्ड डजंट मीन कि अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। गिल्टी सिर्फ कोर्ट ट्रायल के बाद ही हो सकता है, जहाँ पर प्रूव करना होगा कि उसने क्राइम कमिट किया है, ठीक है। अब जो एक्यूज्ड पर्सन है उसका कोर्ट में ट्रायल होगा, देयरफॉर ये इंश्योर करना इम्पॉर्टेंट है कि ये ट्रायल फेयर हो, जायज़ हो फॉर द एक्यूज्ड इंडिविजुअल और बायस्ड ना हो। अब ये कैसे होगा? इसके लिए उस एक्यूज्ड इंडिविजुअल को 3 राइट्स दिए गए हैं। पहला, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, मतलब कि अगर किसी इंडिविजुअल को एक बार पनिशमेंट मिल चुकी है कोई क्राइम करने की, तो उस पर्सन को दोबारा पनिश नहीं किया जा सकता फॉर द सेम क्राइम।
एक क्राइम के लिए एक बार ही पनिशमेंट मिलेगी। सेकंड, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कुछ एक्शन लेता हूँ, जैसे कि मैं आज फुटपाथ पे गाड़ी चलाता हूँ और ये सपोज़ क्राइम नहीं है एट द टाइम मैंने फुटपाथ पे ये गाड़ी चलाई, लेकिन आज से 10 साल बाद ये क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो फिर मुझे इसकी पनिशमेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि मैंने ये एक्शन जो कि अब क्राइम डिक्लेयर हो गया है, ये मैंने एक्शन लिया था 10 साल पहले, जब ये एक्शन क्राइम डिक्लेयर नहीं किया गया था। जिस दिन से किसी एक्ट को क्राइम डिक्लेयर करेंगे, उस दिन से अगर कोई ये एक्ट करता है तो वो पनिश किया जा सकता है। एंड दोज पीपल हु कमिटेड दिस एक्ट बिफोर दिस एक्ट वाज डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम, दे कैनॉट बी पनिश्ड फॉर कमिटिंग दिस एक्ट। ठीक है। एंड द थर्ड राइट इज नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यानी कि किसी भी इंसान को जो कि एक्यूज है उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि भाई अपने अगेंस्ट ही एविडेंस दे। So this was right to freedom for you. Now coming to next fundamental right, which is right against exploitation. देखो, exploitation किसकी सबसे ज़्यादा होने के चांसेस हैं? जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो कि डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जिनके पास पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, एक्सेट्रा। So it is the underprivileged and deprived people who are most vulnerable to exploitation. और इंडिया में there are a lot of people who are underprivileged and deprived. Therefore, right against exploitation is very important in the Indian society. Now, what are the possible forms of exploitation? It can be begar, which is BEGAR. It means forced labor without payment. यानी कि किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना, एंड दैट टू विदाउट पेमेंट, उसको पैसे भी ना देना उस काम के। ये फोर्स लेबर का सिस्टम पहले से इंडिया में चला आ रहा है, जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स जो थे वो फोर्स लेबर का सिस्टम को प्रैक्टिस करते थे। एंड नाउ फोर्स्ड लेबर और बेगार इज बैंड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Now, apart from this system, another form of exploitation can be buying or selling humans, या फिर human trafficking, which is also banned under Indian Constitution. Also, as far as children are concerned, Constitution prohibits employment of children below 14 in hazardous jobs. ठीक है, यानी कि बिलो 14 के बच्चों को पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट पर बैन नहीं है, बस इन पे बैन है कि ये हज़ार्डस जॉब्स जैसे कि माइंस में या फैक्ट्रीज़ में इनमें काम नहीं कर सकते। सो एक तो बेगार या फिर फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट, ये फोर्स लेबर, ये बैंड है कॉन्स्टिट्यूशन से, साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैंड है, और साथ में चिल्ड्रन का जो 14 से नीचे हैं इनका हज़ार्डस जॉब्स करना ये बैंड है। ठीक है। अच्छा, ये सभी फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं, जैसे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू एजुकेशन, विच इज़ अंडर आर्टिकल 21A। एक बच्चा अगर अपने राइट टू एजुकेशन का यूज़ करके एजुकेशन लेता है तो वो पढ़ाई करेगा बजाय कि काम करने के, और काम नहीं करेगा तो उसके एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस या फिर चांसेस कि वो हज़ार्डस जॉब्स करे, ये चांसेस डिक्रीज होंगे। सो दैट्स हाउ one right positively affects another right and makes it more meaningful. So this was right against exploitation in brief. Now coming to the next right, which is right to freedom of religion. इसमें कई राइट्स आते हैं, जैसे कि फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ ओन चॉइस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम टू प्रोफेस प्रोपोगेट एनी रिलीजन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू प्रमोट रिलीजन। ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ ओन चॉइस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस
और फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रोपेगेट रिलीजन ही एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए मैं आपको ये रिलीजियस फ्रीडम्स एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। जो बाकी फ्रीडम्स हैं विद इन दिस राइट, लाइक फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स या फिर फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस एक्सेट्रा, इन सबको डिटेल में लक्ष्मीकांत के फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में हम कवर करेंगे। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ राइट टू फॉलो रिलीजन ऑफ चॉइस। दिस मीन्स कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने में। इस राइट को हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। दिस इज़ बिकॉज इन पास्ट पीपल वर फोर्स्ड टू फॉलो रिलीजन ऑफ द रूलर। जैसे कि इंडिया में ड्यूरिंग इस्लामिक रूल लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया था इनटू इस्लाम। ठीक है। नाउ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। दिस मीन्स अ पर्सन कैन चूज टू फॉलो अ रिलीजन और कैन इवन चूज नॉट टू फॉलो अ रिलीजन। कोई रिलीजन फॉलो करना है या कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करना है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है। और ये उसका राइट है। नाउ फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। लोगों को ये राइट है कि अपना जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं उसको प्रोफेस कर सकें, डिक्लेयर कर सकें या फिर अनाउंस कर सकें कि भाई आई एम फॉलोइंग दिस रिलीजन। ये तो हो गया प्रोफेस करना। नाउ फ्रीडम टू प्रोपगेट वंस रिलीजन में लोगों को ये राइट है कि वो और लोगों को परसुएड करें, कन्विंस करने की कोशिश करें टू फॉलो देयर रिलीजन। और ये कर सकते हैं बाय स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर रिलीजन। जैसे कोई इंडिविजुअल अगर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है तो उसे ये राइट है कि वो बाकी लोगों को क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने के लिए परसुएड करे, कन्विंस करने की कोशिश करे बाय स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिश्चियनिटी। लेकिन राइट टू परसुएड में फोर्सेबल कन्वर्शंस करना अलाउड नहीं है, यानी कि किसी को बाय फोर्स कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू सम रिलीजन। ये हो सकता है फोर्सिबली कन्वर्ट करना हो सकता है थ्रू इंटिमिडेशन, डरा के या फिर कोई इंसेंटिव देकर। ठीक है। तो ये नहीं कर सकते, दिस इज इलीगल। सो फोर्स कन्वर्शंस आर नॉट अलाउड इन और आई शुड से फोर्स कन्वर्शंस आर बैंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सो अच्छा, लाइक other rights in the list of fundamental rights, freedom of religion में भी there is a list of reasonable restrictions. जैसे कि गवर्नमेंट कैन पुट लिमिटेशंस ऑन प्रैक्टिसिंग अ रिलीजन। ये लिमिटेशंस हो सकती हैं टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ऑल्सो गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन फ्रीडम ऑफ रिलीजन विद द पर्पस ऑफ रिमूविंग सोशल इवल्स। सोशल इवल्स का एग्जाम्पल हो सकता है सती प्रैक्टिस या फिर ह्यूमन सैक्रिफाइस। गवर्नमेंट कुछ ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस को बैन कर सकती है जो सोसाइटल इंटरेस्ट में ना हो और जो कंटिन्यू की जा रही है इन द नेम ऑफ रिलीजन। सती का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है। और जब गवर्नमेंट बैन करती है ऐसी किसी सोशल प्रैक्टिस को जो इसे रिलीजन में इंटरफेरेंस के नाम पर इलीगल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। So this is a kind of reasonable restriction which allows government to deal with social evils. Although such interference by the government sometimes lead to tension between the followers of the religion and the government, where the followers of the religion accuse the government of interfering with their religion. ठीक है। और इससे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो सकती है। अब व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस रिलीजन्स एंड द गवर्नमेंट in Indian political setup? So this relationship is that of equality of all religions. That means कि government will give equal treatment to all religions. That is, the government will not favor any religion, and thus there will be no official state religion of India. स्टेट का, इंडियन स्टेट का फिर इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। एंड जो इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट रन करती है उनमें कोई भी रिलीजन प्रीच नहीं किया जाएगा, कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी और किसी भी रिलीजन के लोगों को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी।
नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन तो आप कवर कर ही चुके हो अंडर राइट टू इक्वालिटी. सो देयर फोर ये जो सब फ्रीडम्स लोगों को दी गई है रिगार्डिंग रिलीजन, प्लस जो गवर्नमेंट का रिलेशनशिप है विद रिलीजन, जहाँ पे गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, दिस लीड्स टू द वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म इज़ अ कंसेप्ट वेयर द स्टेट यानी कि गवर्नमेंट और रिलीजन दोनों सेपरेट हैं. गवर्नमेंट का लोगों के रिलीजन में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और रिलीजन का गवर्नेंस में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का या स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा. सो देयरफॉर दोनों स्टेट और रिलीजन अपने अलग अलग स्फीयर्स में काम करेंगे. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. देखो, इंडियन सोसाइटी बहुत डाइवर्स है. इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ बेस्ड ऑन कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन एक्सेट्रा. अब जैसे सपोज रिलीजन के बेसिस पर 6 कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस, और हर कम्युनिटी के लोग एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, यानी कि हिंदूज़ मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं, मुस्लिम्स एक बनाते हैं, और ऐसे ही बाकी सारे रिलीजन्स. ठीक है. तो अब जाहिर सी बात है कि इन सभी 6 कम्युनिटीज़ में इक्वल मेंबर्स तो नहीं होंगे. ऐसा होगा कि भी, और यूजुअली होता भी है कि एक कम्युनिटी में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हो और बाकी कम्युनिटीज़ में काफ़ी कम लोग हों. जैसे कि हिंदू कम्युनिटीज़ में इंडिया के 80% पॉपुलेशन आती है, और बाकी सब कम्युनिटीज़ मिला के इंडिया की सिर्फ 20% पॉपुलेशन बनाती है. तो जो हिंदू कम्युनिटी है वो हो गई मेजॉरिटी कम्युनिटी, और बाकी सब माइनॉरिटी कम्युनिटीज़. ठीक है. ऐसे ही मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ लैंग्वेज, कास्ट जैसे बेसिस पर भी है. ऑलराइट. तो जब अब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो कोशिश कर सकती है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को सप्रेस करने की, उनको दबाने की, या फिर उनके कल्चर में इंटरफेयर करने की. और in this context we have to ensure that minorities don't have to adopt the culture of the majority community. अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी कल को प्रेशर डाले माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर कि भाई आप मेरा कल्चर अडॉप्ट करो, आप मेरी लैंग्वेज अडॉप्ट करो, या फिर जो भी कल्चर का हिस्सा होता है अगर आप वो अडॉप्ट करो, तो फिर ये प्रेशर अगर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर आए तो ये इंश्योर होना चाहिए डेमोक्रेसी में कि भी minorities community don't have to adopt such culture. ठीक है. So therefore a fundamental right is provided to the minorities to maintain their culture. In constitution minorities are considered on 2 bases. पहला हो गया रिलीजन यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़, दूसरा हो गया लैंग्वेज यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. अच्छा, माइनॉरिटीज़ की डेफिनेशन क्या है? Minority is a group of people which follow common distinct language or religion and is outnumbered by other section of society. जो minorities होती हैं उनका अपना खुद का कल्चर होता है, लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्ट होती है, और इन माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स भी देता है टू प्रोटेक्ट देयर ओन कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट. This fundamental right ensures that minorities and their distinct cultures are protected and therefore diversity of the country is protected. क्योंकि अगर माइनॉरिटी ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे तो ही इंडिया की डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगी. जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे ऑन से बेसिस ऑफ कल्चर और लैंग्वेज, उतना ज़्यादा डाइवर्स होगा इंडिया. ठीक है. सो माइनॉरिटीज़ को फंडामेंटल राइट दिया गया है टू सेटअप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दिया गया है. ठीक है. अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू माइनॉरिटीज़ अपना कल्चर प्रिजर्व और डेवलप कर सकते हैं. और गवर्नमेंट जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एड देगा तो गवर्नमेंट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट इज़ रन बाय whether the educational institution is run by a minority community or not. Government cannot say कि we cannot give aid to some educational institution because it is being run by a minority community. ठीक है. सो ये था आपका ब्रीफ में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स.
नाउ कमिंग टू द लास्ट फंडामेंटल राइट विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. देखो, राइट्स प्रोवाइड करना इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज not the only important thing. What is also required is to make sure that these rights are materialized or implemented. Now, as the constitution is implemented, these rights also get implemented as they are a part of the constitution. That is, there is no requirement of a separate law to give effect to these fundamental rights. But what to do in a situation when these rights are violated or attacked? There has to be some mechanism to protect or restore the rights when they are violated. This mechanism is provided by this right, which is the right to constitutional remedies, which come under Article 32 of the Indian Constitution. As these constitutional remedies under Article 32 ensure that fundamental rights are implemented, or to say, are restored when they get violated, and thus ensuring their continued implementation. ठीक है. So and because of this, Ambedkar called this right as heart and soul of the constitution. ठीक है. This article provides right to citizens to move to High Court or Supreme Court when their fundamental rights are violated. And High Court and Supreme Court can issue directives or orders or writs to enforce these rights. There are total 5 kinds of special orders, which are also called as writs, which can be issued by High Court or Supreme Court to restore fundamental rights. Now, these are first habeas corpus, which means the arrested person should be presented before the court, and the court can free the person if it finds the person is non-guilty. ठीक है. Second is mandamus. This writ is issued when the court finds that an office holder is not doing his or her legal duty, and through this writ the court can ask the person to do his or her duty. ठीक है. Third is prohibition. This writ is issued by a higher court, High Court or Supreme Court, when a case is beyond the jurisdiction of a lower court. ठीक है. Fourth is quo warranto. This writ is issued when a person is holding an office which he or she is not entitled to hold, and with this writ, the court can restrict the person from holding office. And last is certiorari. With this writ, the court can issue order to a lower court asking it to transfer a pending matter before it. ठीक है. So these writs can be issued by both Supreme Court and High Court. ठीक है. Now coming to other bodies, to the next part, which is other bodies which also protect fundamental rights. देखो, बस कोर्ट्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स. देयर आर अदर बॉडीज और एंटिटीज विच ऑल्सो वर्क टू इंश्योर कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट वायलेटेड, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट. ये जो 3 बॉडीज़ हैं मैंने आपको बताई हैं, ये फोकस करती हैं इन प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ वन पर्टिकुलर कम्युनिटी. जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का फोकस है टू इंश्योर वुमेन एंजॉय देयर राइट्स. और ऐसे सिर्फ 3 बॉडीज़ नहीं हैं, देयर आर अदर बॉडीज़ एज वेल, जैसे कि PUCL. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है एज अ वॉच डॉग अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, especially fundamental rights of poor, illiterate or deprived section of the society, because this section of the society is the most vulnerable one. और ऐसे ही है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसका काम है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना. अच्छा, मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, ये राइट्स ह्यूमन राइट्स का ही पार्ट है. यानी कि ह्यूमन राइट्स एक वाइड सेट ऑफ राइट्स हैं जो हर ह्यूमन के पास होने चाहिए, और जो फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ रहे हैं ये इन ह्यूमन राइट्स का एक छोटा सा पार्ट है. ठीक है. अब ये ऑर्गेनाइजेशन इन
जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे करेगी? फर्स्ट, ये बॉडी इंक्वायर करती है इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ये इंक्वायरी या तो ये बॉडी अपने खुद के इनिशिएटिव पे करेगी, या फिर जब किसी इंडिविजुअल ने एक पिटिशन इनको सबमिट की हो कि भाई इस सिचुएशन में या फिर इस इवेंट में या फिर इस रीजन में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तब करेगी। सेकंड, ये ऑर्गेनाइजेशन जेल्स को भी विजिट करती है। क्यों? टू स्टडी द कंडीशन ऑफ इनमेट्स। जो जेल में प्रिजनर्स रहते हैं उनकी कंडीशंस देखने के लिए, जस्ट टू मेक श्योर कि जो जेल में इनमेट्स हैं इनके ह्यूमन राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे, ठीक है। एंड थर्ड, ये ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च भी करती है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के फंक्शंस हैं। अब एक बार NHRC की कॉम्पोजिशन भी देख लेते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेगा एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। साथ में होंगे एक फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और 2 मोर मेंबर्स जिनके पास नॉलेज या एक्सपीरियंस होगा इन ह्यूमन राइट्स। सो ओवरऑल 5 मेंबर्स हैं इसमें, एंड दिस बॉडी इज लेड बाय अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस देख लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन की एक लिमिटेशन है। वो ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोसिक्यूट करने की पावर नहीं है। दैट मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन बस रिकमेंडेशन दे सकती है टू द गवर्नमेंट और टू जुडिशरी टू इनिशिएट अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट सम इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और एन एंटिटी जो इस ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि जिसने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन खुद से कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकती अगेंस्ट एनी सच इंडिविजुअल और एंटिटी। ये बस एक रिकमेंडेशन दे सकती है। NHRC की सबसे सिग्निफिकेंट इंटरवेंशंस में आता है इसकी इन्वेस्टिगेशन जो इसने करी थी गुजरात राइट्स के केस में और डिसअपीयरेंस ऑफ यूथ इन पंजाब इस केस में, ठीक है। सो ये तो हो गया NHRC, ठीक है। Now coming to the next topic which is directive principles of state policy। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सोसाइटी के एस्पिरेशंस तो मेंशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि इन एस्पिरेशंस को अचीव करने में क्या क्या इश्यूज या चैलेंजेस आ सकते हैं। देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अवेयर थे उन चैलेंजेस से जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट फेस करने वाली है, जैसे कि अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेज या फिर ब्रिंगिंग इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। इन सबको फुलफिल करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस या फिर कुछ पॉलिसी डायरेक्शंस प्रोवाइड करी जिनके थ्रू गाइडेंस लेकर गवर्नमेंट्स इन चैलेंजेस को टैकल कर सके। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट्स इनकी पॉलिसी डायरेक्शन से बाउंड हो जाए, यानी कि इन पॉलिसी डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट्स के लिए कंपलसरी हो जाए। ये इसलिए क्योंकि किसी एस्पिरेशन को अचीव सिर्फ एक ही पॉलिसी डायरेक्शन से नहीं किया जा सकता। अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ हो सकती हैं, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं टू अचीव द सेम एस्पिरेशन और टू डील विद अ सर्टेन चैलेंज। एंड ऊपर से सर्कमस्टांसेस भी चेंज होंगे इन फ्यूचर विच विल मेक इट इवन मोर डिफिकल्ट फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट the policy directives which were given by the constitution makers in 1947, ठीक है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया कि ये पॉलिसी डायरेक्शंस बनाए, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, लेकिन इन पॉलिसी डायरेक्शंस को एनफोर्सेबल नहीं बनाया। दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन के जिस पार्ट में ये पॉलिसी डायरेक्शंस मेंशन्ड हैं, जो कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये पार्ट जो पार्ट 4 है ये नॉन एनफोर्सेबल है या फिर नॉन जस्टिसेबल है। नॉन एनफोर्सेबल मीन्स कि ये पार्ट एनफोर्स नहीं है, यानी कि ये पार्ट लागू नहीं किया गया है।
और क्योंकि ये पार्ट नॉन एनफोर्सेबल है, इसलिए जुडिशरी गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते कि आप इस पार्ट के जो प्रोविजंस हैं इनको इम्प्लीमेंट करो. देयरफॉर दिस पार्ट इज़ नॉन जस्टिसेबल. Therefore, if the provisions under this part are not implemented by the government, then we cannot go to the court saying that the government is not implementing directive principles of state policy. लेकिन अगर DPSPs enforceable नहीं हैं तो फिर क्या गारंटी है कि गवर्नमेंट इनको इन्फोर्स करे इन फ्यूचर, क्योंकि आफ्टर ऑल ये पॉलिसी डायरेक्शंस दी गई हैं गवर्नमेंट को इन्फोर्स करने के लिए. ठीक है. देखो, DPSPs को इन्फोर्स करने के पीछे दो मेजर फोर्सेस हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि दो रीजंस हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट इनको इन्फोर्स करेगी. पहला तो है मॉरल फोर्स. अब देखो, DPSPs में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वो पॉलिसी डिसीजंस, वो पॉलिसी डायरेक्शंस डाली है जो कि आगे आने वाली गवर्नमेंट्स को हेल्प करेंगी टू डील विद फ्यूचर चैलेंजेस. और ये पॉलिसी डायरेक्टिव्स है, ये अलाइंड है विद द ओवरऑल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद द ओवरऑल विजन कि हमें इंडिया कैसा बनाना है. फॉर एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये विजन था कि इंडिया बस एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ना हो बल्कि एक सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी बने. और इन लाइन विद दिस विजन कुछ पॉलिसी डायरेक्टिव्स मेंशन्ड हैं DPSPs में. अब क्योंकि ये सब पॉलिसी डायरेक्टिव्स अलाइंड है विद द ओवरऑल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये पॉलिसी डायरेक्टिव्स रेलिवेंट भी हैं टू द फ्यूचर गवर्नमेंट्स, तो इसलिए एक मॉरल फोर्स है बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग दीज डायरेक्टिव्स. ठीक है. सेकेंड रीजन ऑफ आई गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट DPSPs इज पीपल्स प्रेशर टू इम्प्लीमेंट दीज. अब क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है इसलिए इंडिया में इलेक्शंस होंगे. सो जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसको इलेक्शन जीतने के लिए लोगों की डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा, तभी लोग उसको वोट देंगे. एंड बिकॉज DPSPs डील करते हैं विद सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, पीपल, जो जनरल पॉपुलेशन है वो डिमांड करेगी कि भी गवर्नमेंट को डिमांड करेगी कि आप DPSPs के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करो. और ड्यू टू दिस डिमांड फ्रॉम द पीपल, गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बट टू इम्प्लीमेंट द DPSPs. ठीक है. सो देखो, अब DPSPs में मेनली तीन चीज़ें हैं. पहला तो हो गया गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी, जिसमें आते हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, raising standard of living of people, equitable distribution of resources, promotion of international peace, etc. ये बहुत बड़ी लिस्ट है. इसमें जो आपका जो NCERT में चैप्टर दिया गया है, इसमें बस 2-3 पॉइंट्स ही उठा के मेंशन किए गए हैं और वही मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है. जब आप इसमें आगे लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे DPSPs का चैप्टर, उसमें एक पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो आपको याद करनी पड़ेगी और जो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा जब हम वो चैप्टर कवर करेंगे. ठीक है. सो दूसरा आता है पॉलिसीज़ विच द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, या फिर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. और तीसरा है राइट्स विच एन इंडिविजुअल शुड बी प्रोवाइडेड, जैसे कि एडुकेट लिविंग, या फिर राइट टू वर्क, या फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन एक्सेट्रा. ठीक है. सो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं सोसाइटी के. देन कुछ पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए और कुछ राइट्स हैं जो इंडिविजुअल्स को मिलने चाहिए. DPSPs में ये ब्रॉडली तीन चीज़ें हैं. ठीक है. अच्छा, विद DPSPs हमें आइडिया लगता है अबाउट द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कि वो कैसा इंडिया चाहते थे, कौन कौन से राइट्स हों लोगों के पास, इंडिपेंडेंट इंडिया की एस्पिरेशंस क्या हों एक्सेट्रा. ठीक है. अब जो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिनसे DPSPs इम्प्लीमेंट हो, इनमें नाम आता है ज़मींदारी अबॉलिशन बिल का, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का, फिक्सिंग मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने किया था, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन टू लोकल गवर्नमेंट्स, या फिर राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाया था एक्सेट्रा. ठीक है. सो ये सारे स्टेप्स और बहुत सारे, इनके अलावा भी बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए थे टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ DPSPs. ठीक है. अब एक बार देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs. देखो, फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं गवर्नमेंट को फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, वेयर एज DPSPs आस्क द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स. फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर होते हैं, यानी कि
ये राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। DPSPs ऑन द अदर हैंड इंश्योर करते हैं वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, यानी कि DPSPs का फोकस पूरी सोसाइटी के ऊपर होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर नहीं। अब वैसे तो DPSPs और फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, लेकिन ऐसी कई सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे जब गवर्नमेंट ने DPSPs को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया तो इससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए। जैसे कि जब गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया ज़मींदारी सिस्टम, जिससे सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का DPSP इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो इस स्टेप को अपोज किया गया ऑन द रीज़न कि ये वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि फंडामेंटल राइट को ही अमेंड कर दिया ताकि इस DPSP को इम्प्लीमेंट कर पाए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने दो रीजंस दिए। पहला ये कि सोसाइटल नीड्स आर ग्रेटर दैन इंडिविजुअल नीड्स, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश करने से सोसाइटी का एट लार्ज बेनिफिट होगा और कुछ इंडिविजुअल्स का जो कि ज़मींदार हैं उनका लॉस होगा। तो सोसाइटी के बेनिफिट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए ओवर इंटरेस्ट ऑफ सम इंडिविजुअल्स, ये गवर्नमेंट ने रीज़न दिया। और गवर्नमेंट ने दूसरा रीज़न ये दिया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑल्टर किए जा सकते हैं टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इनमें देयर इज़ नथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देयरफॉर इट इज़ परफेक्टली लीगल टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। अब इस केस को कोर्ट में लेके जाया गया और कोर्ट ने ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर सो सेक्रेड कि दे कैनॉट बी ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड और अमेंडेड और लिमिटेड टू इम्प्लीमेंट DPSPs। अब इससे क्या हुआ कि एक और डिबेट आ गया कि क्या गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई या ऑल्टर कर सकती है कि नहीं कर सकती। इस पर गवर्नमेंट ने बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जुडिशरी ने बोला कि पार्लियामेंट ऐसे अमेंडमेंट्स नहीं कर सकती जिससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। अब ये जो कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट का ये लड़ाई चल रही थी, ये रिजॉल्व हुई इन केशवानंदा भारती केस जो हुआ था 1973 में, जिसमें जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। जुडिशरी ने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स या प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं, और ये जो प्रोविजंस हैं इन द बेसिक स्ट्रक्चर ये बिल्कुल कोर प्रोविजंस हैं, बिल्कुल ये कोर हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का। गवर्नमेंट इन फीचर्स या प्रोविजंस को अमेंड नहीं कर सकती, लेकिन बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है। सो देयरफॉर फंडामेंटल राइट्स और DPSPs का जो रिलेशनशिप था वो फाइनली जाके ये बना कि DPSPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन ये अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स और इनफैक्ट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है until it does not amend the basic structure of the constitution। अब एक बार राइट टू प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, और इसमें इंक्लूडेड था राइट टू एक्वायर, पोजेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी। लेकिन 1973 में जो केशवानंदा भारती केस हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, देयरफॉर पार्लियामेंट कैन अमेंड दिस फंडामेंटल राइट। और पार्लियामेंट ने ऐसा ही किया, जहाँ पे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इस राइट को फंडामेंटल राइट के लिस्ट से रिमूव कर दिया गया और इस राइट को एक लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज राइट टू प्रॉपर्टी एज ऑफ नाउ। राइट टू प्रॉपर्टी एज ऑफ नाउ इज अ लीगल राइट एंड इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, नाउ कमिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी।
दीज ड्यूटीज़ वर इंट्रोड्यूस्ड अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली टोटल 10 इन नंबर थी, लेकिन एक 11th ड्यूटी भी बाद में ऐड की गई थी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, वेयर एज कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स दोनों सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को दिए गए हैं। ठीक है, सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर ओनली फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये नॉन सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। DPSPs की तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन इन्फोर्सिएबल हैं, यानी कि सिटीजन्स बाउंड नहीं हैं इन ड्यूटीज़ को फॉलो करने के लिए। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आती हैं। सो देयरफॉर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं, जो DPSPs हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आते हैं। ठीक है, and enjoyment of rights is not dependent on whether citizens fulfill their duties. ठीक है, दैट मीन्स कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि सिटीजन्स कोई कंडीशन नहीं है सिटीजन्स के सामने कि आप पहले अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करो और फिर आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। फंडामेंटल राइट्स पहले भी सिटीजन्स के पास थे और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आने के बाद भी सिटीजन्स के पास है। सो इसलिए इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिड नॉट चेंज और डिड नॉट ऑल्टर द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अच्छा बस दो बातें फंडामेंटल राइट्स को लेकर। जो आइडिया ऑफ राइट्स था वो बना था ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट, और दिस आइडिया लेटर एक्सपैंडेड इनटू द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, और जब इन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जा रहा था तब लिस्ट ऑफ राइट्स भी इंक्रीज हुए थे और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच राइट भी एक्सपैंड हुआ था। ठीक है, एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, राइट्स का एक्सपेंशन हुआ था थ्रू 2 वेज, 2 तरह से राइट्स का स्कोप बढ़ा था। एक तो हो गया अमेंडमेंट्स जो कि पार्लियामेंट ने की थी, दूसरा हो गया जुडिशल इंटरप्रिटेशंस कि भाई जुडिशरी किस तरह से किसी राइट को इंटरप्रेट कर रही है ताकि उसका एक्सपेंशन हो, ताकि उसका स्कोप बढ़े। जैसे कि जुडिशरी ने आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसको इस तरह से कई बार इंटरप्रेट किया कि उसका स्कोप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। ठीक है, नाउ वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस जो कि राइट्स की बातें करते थे वो थे ज्योतिबा फुले। अकॉर्डिंग टू हिम राइट्स इंक्लूड बोथ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ठीक है, नाउ राइट्स जो डिमांड किए गए थे इंडियंस ने बिफोर इंडिपेंडेंस, उसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट में जो कि आई थी 1928 में। अब इंडियंस उस समय से बल्कि उससे भी कई पहले से राइट्स डिमांड कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो तब इन राइट्स को इंक्लूड होना ही था कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। एंड लास्ट पॉइंट, दो मोस्ट एसेंशियल राइट्स इन अ डेमोक्रेसी होते हैं राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम, और ये दोनों राइट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, विच मीन्स कि एग्जिस्टेंस ऑफ वन राइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सेकेंड राइट। यानी कि राइट टू इक्वालिटी के बिना राइट टू फ्रीडम का कोई सेंस नहीं है, और राइट टू फ्रीडम के बिना राइट टू इक्वालिटी का कोई सेंस नहीं है। मैंने आपको इस वीडियो में करोल बाग वाला एग्जांपल दिया था कि सपोज राइट टू इक्वालिटी रिमूव हो जाता है और एक रूल बनता है कि करोल बाग में सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही एंटर हो सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनका जो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रिजाइड है वो दोनों वायलेट हुए। ठीक है, because they can no longer freely move in Karol Bagh and they cannot reside there. So this is how right to equality is a prerequisite to right to freedom, and similarly if you take away right to freedom then right to equality will also be affected. So ये था हमारा explanation about this chapter. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर।
तो एक बार नोट्स पढ़ने से पहले आप ये छोटी सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। मैंने नोट्स काफ़ी शॉर्ट में बनाए हैं और शॉर्ट में बनाने के लिए मैंने कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया है। वो सिंबल्स आपको ये आपकी अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो एक बार पॉज करके वीडियो पॉज करके एक बार इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये वैसे तो इस जो चैप्टर के नोट्स हैं वो 6-7 पेज के हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैंने बस ऐसे ही 3 पेज यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं कि आपको दिखेगा भी किस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में और हर पॉइंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। तो अगर आप इस वीडियो को आपने सुना तो इन नोट्स से गो थ्रू करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सो दीज आर काइंड ऑफ नोट्स विच आई एम मेकिंग फॉर ईच टॉपिक विच आई एम कवरिंग, ठीक है। सो आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। और ये है द रिकॉल लिस्ट फॉर दीज नोट्स कि भाई जब आप इनको रिवाइज करने बैठोगे तो रिवीजन का सबसे इफ़ेक्टिव मेथड एक्टिव रिकॉल होता है। अब उसके लिए आपको एक इंडेक्स चाहिए, उसके लिए आपको एक लिस्ट चाहिए उन सब टॉपिक्स की जो इस चैप्टर में है। तो अब उसके थ्रू अब कैसे इसको रिवाइज करना है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आप उस वीडियो को देखो, उससे आप समझो कि ये मेथड को कैसे इस्तेमाल करना है। और अभी के लिए मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये जो रिकॉल की लिस्ट है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो और इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप प्लीज़ ये मेथड को, एक्टिव रिकॉल के मेथड को, या फिर इसको मैं बोलता हूँ रिकॉल रिवाइज रिकॉल का मेथड, इसको ज़रूर ट्राई करना। इट इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल। ये आपके सिविल्स की प्रिपरेशन में गेम चेंजर की तरह एक्ट कर सकता है। आप इसको ज़रूर कंसिडर करना एक बार, ठीक है। वेल, आई होप दैट यू लाइक माई लेक्चर। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो अपना फीडबैक। मैं और भी रेलेवेंट वीडियोस लेकर आऊँगा इस चैनल के थ्रू। सो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू ऑल, कीप लर्निंग। दिस इज सिद्धार्थ साइनिंग ऑफ।